तो आज का हमारा इग्नू का कोर्स कोड है पार्ट 2 BCOS 185 एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन बी। इसमें से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारे असाइनमेंट का भी क्वेश्चन होगा और हमारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हमें टैकल करना है। सो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करती हूँ। और सेकेंड की अगर मैं हिंदी बताऊंगी कि तो ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारा जो इंग्लिश है बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है विद एग्जाम्पल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। और जहाँ पर लगेगी कि बताना चाहिए वो मैं बताऊंगी, अदरवाइज मैं सिर्फ रीड आउट करूंगी। ओके, so the sixth question is distinguish between an entrepreneur and an entrepreneur. Provide examples of how entrepreneurship benefits large corporation. So first we will understand difference between entrepreneur and entrepreneur. So while both individuals focus on innovation and turning ideas into business realities, their operational settings and risk are entirely different. दोनों इंडिविजुअल का फोकस होता है इनोवेशन पे, आइडियाज पे, लेकिन उनके जो ऑपरेशनल सेटिंग होते हैं, रिस्क होते हैं, वो डिफरेंट होता है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योर, एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स एन इंडिपेंडेंट बिजनेस वेंचर यूजिंग देयर ओन कैपिटल, ideas and strategy. They assume 100% of the financial risk and retain the ultimate profits generated by the startup. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका पूरा इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है कि सिर्फ वही स्टार्ट करेंगे, उनका खुद का कैपिटल होगा, पैसा लगेगा, आइडियाज लगेगा, स्ट्रेटेजी भी उन्हीं का होगा है। अगर जो पैसे का जो फाइनेंशियल रिस्क होगा 100% इन्हीं का होगा, और अल्टीमेट प्रॉफिट जो भी होगी वो भी एंटरप्रेन्योर का ही होगी। एन एंटरप्रेन्योर एन एम्प्लॉय वर्किंग इनसाइड अ लार्ज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हु बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर। एक एम्प्लॉय होते हैं एंटरप्रेन्योर, जो आई से शुरू होता है, वो वर्क करते हैं किसी भी एक लार्ज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, और उनको बिहेव करते हैं लाइक एंटरप्रेन्योर। ओके, एंड दे यूज द कॉर्पोरेशन रिसोर्सेज। ये क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन यानी कि सहायता को जो रिसोर्स होते हैं, मतलब कि कंपनी के सारे चीज लेंगे, फंड्स एंड लायबिलिटीज टू क्रिएट ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स। दे कैरी जीरो पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क एंड द प्रॉफिट बिलोंग टू द एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन। और ये बिल्कुल मतलब कैरी करते हैं जीरो पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क, मतलब इनका जो फाइनेंशियल रिस्क होता है पर्सनल नहीं होता है, और जो प्रॉफिट भी होता है वो एम्प्लॉयर कॉर्पोरेशन के साथ जाता है, हर किसी के साथ बढ़ता है। सो हाउ entrepreneurship benefits large corporation. So encouraging employees to act as entrepreneurs give massive corporate organization distinct advantage. Retaining talented employees, creative workers often leave job to launch their own startup if they feel ignored, allowing them to innovate internally keep them loyal to the firm. Retaining talented employees मतलब कह रहा है कि अगर उनको थोड़ा सा भी ऑफन मतलब फील करेगा, इग्नोर किया जाएगा, तो ये जाके किसी और कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। कौन, एंटरप्रेन्योर। और कंटिन्यू प्रोडक्ट इनोवेशन, इट हेल्प्स ओल्ड कंपनीज लॉन्च फ्रेश प्रोडक्ट एंड इंटर न्यू मार्केट्स क्विकली, सेविंग देम फ्रॉम बिकमिंग आउटडेटेड इन फ्रंट ऑफ यंग कंपटीशन। इनके पास क्या होता है, कंटिन्यूअस जो होता है प्रोडक्ट का इनोवेशन करते रहते हैं। ओल्ड कंपनीज को हमेशा फ्रेश प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि ये कंपनी जो आउटडेटेड नहीं हो जाए इन फ्रंट ऑफ यंग कंपिटिटर्स। So let's understand with the real example. So the inventor of the like button on Facebook, इसमें समझाएंगे कि an engineer working at Facebook, now it's a Meta, did not leave his job to create a new social media app. Instead, during an internal company hackathon, he developed the concept of simple thumb icon to let users interact with post. Facebook adopted his idea immediately. The engineer means entrepreneur received praise and corporate bonus, while Facebook in the corporation kept user engagement at all-time high, generating billions of dollars in advertising revenue. And the second question is, what are the common source of business idea? Explain the process of environmental scanning for identify a viable business opportunities. So the common source of business idea is aspiring business owners discover profitable startup concepts through several everyday channels. First, personal problems and frustration. Finding a day-to-day difficulty that has no current solution in the market. Professional skills and hobbies. Transforming a personal talent like a coding, cooking, or graphic designing into a commercial enterprise that is called personal skills and hobbies. And
Second is emerging trends and market gaps, keeping track of changing customer habits, technology improvements, or new lifestyle, that is called emerging trends and market gaps. The process of environmental scanning. Environmental scanning is a method of actively observing, tracking, and gathering information about the changing world around a business to catch winning opportunities before others do. It involves analyze. First is social and cultural environment, watching change in population ages, dressing choices, eating habits, and consumer fitness level. And the second, technological environment, looking out for new mobile software, apps, automation, or online tools that make old method obsolete. And third, economic and legal environment, analyze change in public income levels, tax rules, and free government subsidy schemes. Real world example, the birth of EV charging startup. EV means electrical vehicle. So an aspiring engineer scanned the environment and noticed that the Indian government was lowering taxes on electrical vehicle and that citizens wanted eco-friendly cars. Environmental scanning. However, he observed that there are almost zero charging stations on highway, market gap. This gave him a clear business idea to set up a private highway EV charging network, turning a scanned environmental trend into a viable business option. कह रहा है कि जो environmental स्कैनिंग किया जाता है, आसपास की चीजों को देखा जाता है, गवर्नमेंट क्या स्टार्ट कर रही है, सोशल को क्या नीड है, उसी के हिसाब से वो कोई भी बिजनेस आइडिया आता है जिसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ऐसे ही बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है कैसे आया, तो एक इंसान ने देखा कि चारों तरफ सभी लोग चाहते हैं कि इको फ्रेंडली कोई चीज हो, कार्स हो, और गवर्नमेंट भी कही थी कि इको फ्रेंडली पे हम टैक्स नहीं लेंगे, तो ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया बिल्कुल जीरो चार्जिंग स्टेशन पे, और ये पूरा चल गया। तो ये क्या हो गया, वाइबल बिजनेस ऑप्शन है ना। द नेक्स्ट इज explain the significance of venture capital in financing a startup. How does it differ from traditional bank financing? So significance of venture capital means VC. Venture capital is a special type of private financing provided by professional investors to early stage startups that show extreme growth potential. It is highly significant because tech heavy or innovative startups rarely have physical properties to place to ordinary banks. जो होते हैं वेंचर कैपिटल फर्म्स प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग इन एक्सचेंज फॉर एन इक्विटी शेयर ऑनरशिप परसेंटेज इन द कंपनी। जो वेंचर कैपिटल होते हैं एक तरह का प्राइवेट फाइनेंशियल प्रोवाइडर होते हैं जो बैंक की तरह लोन नहीं देते हैं, ये इक्विटी यानी कि ऑनरशिप शेयर की बात करते हैं परसेंटेज में, और पैसा जितना चाहिएगा किसी भी आइडिया को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को कितना पैसा चाहिए और उसके आइडियाज को उसको अगर अच्छा लगेगा, जो होता है वेंचर कैपिटल, तो क्या करेगा, पैसा दे देगा और कहेगा हमको शेयर देना। और ये भी नहीं कहेगा कि हमें मंथली चाहिए, एक बैंक की तरह ये कहता है कि जब भी तुम्हारा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए हमारा शेयर बटना चाहिए। समझ में आया? तो की डिफरेंस वेंचर कैपिटल्स वर्सेस ट्रेडिशनल बैंक लोन्स। सो कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स, कोलेटरल यानी कि लोन लेना गारंटी पे। So banks demand physical assets like land, jewelry or building as security guarantee to the loan, है ना। And VC यानी कि venture capital firms require zero physical security. They invest purely in the strength of the business idea and execution team. जो venture capital होता है उसको कोई नहीं चाहिए कि तुम्हारे पास कितना लैंड है, ज्वेलरी कितना है, मतलब एज ए सिक्योरिटी गारंटी। ये सिर्फ आपको आपकी जो आइडियाज होगी, आपकी जो टीम एग्जीक्यूशन होगी, उस पर ट्रस्ट करके ये आप पे इन्वेस्ट करेगा प्योरली, और जो आपसे शेयर मांगेगा। सो रीपेमेंट मेथड कैसे होता है, तो बैंक लोन्स मस्ट बी रिपेड थ्रू फिक्स्ड मंथली इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट EMIs whether the business is making a profit or loss. VC do not take monthly interest. They make a profit only when the startup grows large and sells its shares or goes public. वही बात कर रहे हैं रीपेमेंट मेथड, यानी कि बैंक जो कहता है कि आपको मस्ट बी रिपेड थ्रू फिक्स्ड मंथली इंटरेस्ट, आपको मंथली में आपको पैसा देना है, और VC कहता है कि नहीं चाहिए, जब प्रॉफिट होगा तभी चाहिए। एंड इन्वायरमेंट एंड मेंटरशिप, बैंक्स act only as a lender and provide no guidance on how to run operation. And VC investors actively join the startups executive boards, giving expert business advice and hiring leadership talent and introducing clients. जो बैंक होता है आपको कोई आइडिया नहीं देगा, कोई लेंडर नहीं देगा, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन जो VC होते हैं, वेंचर कैपिटल्स होते हैं, वो हर तरह के एक्टिविटी आपको प्रोवाइड कराएंगे, है ना। So let's understand with the real example. A smart AI health software startup. Two college
pass out created an AI software that spots disease from X-ray photos instantly. They needed 50 lakh to buy supercomputers, but traditional banks refused to help because the students had no land or family properly to offer as a collateral. गारंटी के रूप में कुछ नहीं था. वेंचर कैपिटलिस्ट क्या किए? स्टेप्ड इन आए और स्टेट द कोड like the scalability and gave them the 50 lakh immediately in exchange for 20% stake in the firm. और उन्हें 20% स्टेक यानी कि शेयर ले लिया इमीडिएटली और 50 लाख रुपए दे दिया. क्यों? क्योंकि वो लाइक किया उनके स्केलेबिलिटी को और उनके कोड जो भी उनके आइडियाज थे बस दे दिया, है ना. एंड 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डिस्कस द चैलेंजेस स्पेशली फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर टू ओवरकम टीम. इसमें आपको जो भी आइडिया आएगा आप लिख सकते हैं, जो भी हम आसपास के देखते हैं. सो specific challenges faced by women entrepreneurs in India. Lack of direct property ownership in in many Indian families, land and buildings are registered under male names. Because of this, women founders cannot easily offer security claim standard bank loans, right? The double burden, work-life imbalance. Society often expects women to manage all household cleaning, cooking and childcare duties while simultaneous यानी कि इसी तरह handling their corporate business role. And the second next is limited mobility and restricted networking. Traveling late at night or moving alone across distant states to meet suppliers can be tough for women due to deep-seated safety issue and social biases, है ना. And measures of overcome these challenges, किसे हम लोग overcome कर सकते हैं? So special subsidies loan scheme लड़कियों के लिए होना चाहिए. Banks should offer collateral-free loans to women with lower interest rates, such as Mudra Yojana for women or the Mahila Udyam Nidhi scheme. And the second, family and community support, promoting a healthy distribution of a household work so that women get a time and mental space required to build commercial enterprises. Safe incubation and networking space, building women-only industrial business chambers, mentoring networks and securing working zones. And the real world example, Kiran's organic spicy brand. Kiran wanted to launch a packaged spice brand from her hometown. Her family initially worried about her traveling on wholesale vegetable markets alone. To overcome this, she used a government scheme to get a loan without needing property papers. She formed a women-only cooperative group in her village and dividing the work so that some handle the greeting at the home while others managed online marketing, overcoming social limitation together. And the next 10 number question is, what is market survey? So why it is crucial to conduct a market feasibility study before launching product? Now let's understand definition of a market survey. So a market survey is the process of collecting feedback, preference and opinion directly from potential consumers using questionnaires and structured interviews or digital feedback forms. It helps a business owner understand what consumers actually want, how much they are willing to pay, and what flaws exist in a current competitor products. Why a market feasibility study is crucial before launching? So the first is prevents huge financial losses. It ensures that a business founder does not waste millions of rupees manufacturing an item that nobody actually wants to buy. Helps fix the right price. By asking buyers directly, a business owner can identify the perfect sweet spot for pricing, ensuring it is neither too high or for the public not too low to earn a profit. And third, reveals a competitor weakness. It shows exactly what customers dislike about existing brands, allowing a new business to fix those issues in its new product. तो मार्केट जो सर्वे होता है वो आसपास के लोगों से फीडबैक लेता है कोई भी न्यू कंपनी स्टार्ट करने के लिए. जरूरी होता है क्यों? क्योंकि हमें प्रिवेंट हमें बचाता है फाइनेंशियल लॉसेस से, हेल्प करता है कि हम फिक्स प्राइसेस यूज कर पाए, वरना हमारा कोई लेगा भी नहीं और मतलब प्राइस हम लो ना कर दे और ज्यादा हाई भी ना करे ताकि कोई खरीदे ही नहीं. और रिवील कंपटीटर वीकनेस, और ये भी बताता है कि कितने लोग यहाँ पे हैं जो हमारे से कनेक्ट होंगे और कितने यहाँ पे कंपटीटर भी रुक के रूप में आएंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द रियल वर्ड एग्जांपल. Anju Sagar free ice cream shop. Anju wanted to launch a premium avocado flavored ice cream priced at 250 per rupees for scope. Before spending all her saving on rent and
Generational machine. She conducted a simple market survey by distributing 100 free ice cream samples to local residents along with a feedback form. So the survey forms revealed that 85% people love the taste but found 250 rupees a way too expensive for regular eating. Though they were happy to buy it at 120 rupees, the simple market survey saved Anju from launching at a wrong price point at going bankrupt. जो अंजू थी वो चाहती थी कि प्रीमियम एवोकाडो फ्लेवर के आइसक्रीम लॉन्च करे 250 रुपए में। उससे पहले उसने क्या किया, अपने मतलब कम से कम 100 लोगों को फ्री में बांटा और उनसे फीडबैक ले कि कितना लोग इसको पसंद करते हैं। तो उनमें सभी लोगों ने कहा कि मतलब सभी लोग में 85% लोग कहा कि हमें स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 250 रुपया हर दिन लोकल इंसान को लेना है ये महंगा पड़ सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ, वो अपने प्राइस को कम करने के लिए कहा गया कि 120 रुपया में हम लोग खरीद सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी यूज करेगी। इस तरह से उसको क्या हो गया, एक तरह से वो बच गई, जैसे बोलते हैं पॉइंट आउट गोइंग बैंकक्रप्ट, दिवालिया होने से वो बच गई। So I hope it's clear now. Now let's meet on this next session. And if you want any kinds of notes in Hindi, in English, just text me in a Telegram, and I will provide you. Okay. Till then, bye. Keep learning. Keep signing.